नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वामित्व के विभिन्न प्रकारों के बारे में। वेरियस काइंड्स ऑफ ओनरशिप। स्वामित्व के अनेक प्रकार हैं, उनमें 5 प्रमुख प्रकारों के बारे में आज चर्चा करेंगे, जिनमें है मूर्त और अमूर्त स्वामित्व, कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल ओनरशिप। दूसरा है एकल और सह स्वामित्व, सोल एंड को ओनरशिप। तीसरा है न्यास और हितप्रत स्वामित्व यानी ट्रस्ट एंड बेनिफिशियरी ऑनरशिप। चौथा है विधिक और सामयिक स्वामित्व, लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप। और पांचवा है निहित और समाश्रित स्वामित्व यानी वेस्टेड एंड कॉन्टिग्नेंट ओनरशिप। सबसे पहले देखते हैं मूर्त और अमूर्त स्वामित्व। मूर्त वस्तुओं पर जो स्वामित्व होता है उसे मूर्त स्वामित्व, और अमूर्त वस्तुओं पर जो स्वामित्व होता है उसे अमूर्त स्वामित्व कहते हैं। ये तो एक आम धारणा, आम परिभाषा इस स्वामित्व की दे सकते हैं। अब मूर्त स्वामित्व यानी मूर्त वस्तुएं कौन सी हैं? व्यक्ति को भौतिक वस्तुएं, मूर्त वस्तुएं वह हैं जिन पर व्यक्ति अपना भौतिक नियंत्रण रख सकता है, वो वस्तुएं मूर्त वस्तुएं कहलाती है। और जिन वस्तुओं पर व्यक्ति का भौतिक नियंत्रण नहीं होता है वो अमूर्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे अधिकार। इसे कंप्यूटर में इस उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। कंप्यूटर का जो पार्ट जिसे हम टच कर सकते हैं यानी हार्डवेयर, वो तो है मूर्त वस्तु, कॉर्पोरियल थिंग। उस पर जो स्वामित्व है वो कहलाएगा मूर्त स्वामित्व। और सॉफ्टवेयर जिसे हम टच और फील नहीं कर सकते वो है अमूर्त वस्तु, और उस पर जो स्वामित्व होता है वो अमूर्त स्वामित्व कहलाता है। तो किसी व्यक्ति को भौतिक वस्तुओं पर जो स्वामित्व प्राप्त होता है उसे मूर्त स्वामित्व कहते हैं। और पार्थिव या मूर्त वस्तु उसे कहते हैं जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखा, परखा या स्पर्श किया जा सकता है, जैसे भूमि, मकान, पेन, घड़ी, पैसे, हमारे पसंद की म्यूज़िक सिस्टम, टीवी, ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं और परख सकते हैं। पोलक के अनुसार मूर्त स्वामित्व से आशय पार्थिव वस्तुओं के वैध प्रयोग के पूर्ण अधिकार से है, यानी उसका ऐसा अधिकार, पार्थिव वस्तुओं पर भी कैसा अधिकार जिसको वैध रूप से प्रयोग किया जाए। व्यापक अर्थ में स्वामित्व किसी व्यक्ति और उसमें निहित अधिकार का द्योतक होता है। यह अधिकार वैयक्तिक भी हो सकता है, संपत्ति संबंधी भी हो सकता है, लोकलक्षी या व्यक्तिलक्षी किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब देखें अमूर्त स्वामित्व। किसी व्यक्ति को जो अधिकारों पर स्वामित्व प्राप्त होता है उसे अमूर्त स्वामित्व कहते हैं, जैसे कॉपीराइट का किसी को अधिकार प्राप्त है, पेटेंट का अधिकार प्राप्त है, या गुडविल, मार्गाधिकार दिए गए ऋण की राशि को वसूल करने का अधिकार। तो इस प्रकार अमूर्त स्वामित्व की विषय वस्तु कोई पार्थिव वस्तु या मूर्त वस्तु न होकर अधिकार जैसी अमूर्त धारणा होती है। सारांश यह है कि पार्थिव वस्तु जिस पर अपना भौतिक नियंत्रण रखा जा सके उस पर स्वामित्व को मूर्त स्वामित्व, और किसी अधिकार के स्वामित्व को अमूर्त स्वामित्व कहा जाता है। उदाहरण देखें उसके, तो जैसे किसी व्यक्ति की जेब में 10 रुपये हैं तो उन रुपयों पर उसका मूर्त स्वामित्व होगा, क्योंकि ये रुपये मूर्त वस्तु है और इन्हें वह देख भी सकता है और स्पर्श भी कर सकता है, यानी इसका अनुभव वो ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकता है। परंतु यदि व्यक्ति को अपने ऋणी से 10 रुपये लेने हैं तो ये जो ऋण वसूल करने का जो अधिकार है यह अमूर्त स्वामित्व कहा जाएगा, क्योंकि इस अधिकार को ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता है। सामंड ने मूर्त और अमूर्त स्वामित्व के भेद को निरर्थक माना है। उनके अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्वामित्व की विषय वस्तु अधिकारी होती है, ना कि भौतिक पदार्थ। किसी भौतिक वस्तु के स्वामित्व को
उस वस्तु पर प्राप्त अधिकारी होता है। यानी किसी वस्तु, सामान्य के अनुसार किसी वस्तु पर हम भौतिक नियंत्रण रखते हैं तो तभी रख सकते हैं जब हमें उस पर अधिकार रखने का, भौतिक नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त हो या हक प्राप्त हो। अतः स्वामित्व की वास्तविक विषय वस्तु सामान्य के अनुसार अधिकार है, ना कि भौतिक वस्तु। अब दूसरा प्रकार है एकल और सह स्वामित्व, सोल एंड को ओनरशिप। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एकल स्वामित्व, यदि स्वामित्व किसी एक ही व्यक्ति में निहित होता है तो वह एकल स्वामित्व कहलाता है। परंतु यदि स्वामित्व का अधिकार दो या अधिक व्यक्तियों में संयुक्त रूप से निहित होता है तो उस दशा में प्रत्येक स्वामित्व सह स्वामित्व कहा जाएगा। लेकिन इसका आशय यह बिल्कुल नहीं है कि सभी व्यक्ति उस संपत्ति के पृथक पृथक हिस्से के स्वामी हैं, बल्कि स्वामित्व का अधिकार एक अविभाज्य अधिकार होता है जो एक साथ अनेक व्यक्तियों में संयुक्त रूप से निहित हो सकता है। परंतु बंटवारे द्वारा स्वामित्व के अधिकार को पृथक पृथक हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। सह स्वामित्व के भी दो प्रमुख भेद हैं, सामान्य स्वामित्व ओनरशिप इन कॉमन और संयुक्त स्वामित्व जॉइंट ओनरशिप। सामान्य स्वामित्व में दो या अधिक व्यक्ति एक साथ किसी भूमि या वस्तु पर स्वामित्व रखते हैं। उनका कब्जा अविभाजित रहता है और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अन्य सहस्वामियों के साथ उस भूमि या वस्तु का स्वामी होता है। सामान्य स्वामित्व में किसी एक सहस्वामी की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी को उसका अधिकार प्राप्त हो जाता है। सामान्य स्वामित्व को सह आभोग टेनेंसी इन कॉमन भी कहते हैं। संयुक्त स्वामित्व में किसी सहस्वामी की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को स्वामित्व प्राप्त नहीं होता, बल्कि अन्य स्वस्वामी उत्तरजीविता के आधार पर उस संपत्ति के पूर्ण स्वामी हो जाते हैं। और संयुक्त स्वामित्व को संयुक्त आभोग जॉइंट टेनेंसी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं न्यास स्वामित्व और हितप्रत स्वामित्व की, ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप। संपत्ति का न्यास जो है वह द्वैध स्वामित्व ड्यूअल ओनरशिप का एक अनोखा उदाहरण है। न्यास संपत्ति पर एक ही समय में दो व्यक्तियों का कब्जा होता है, स्वामित्व होता है। एक और तो जो न्यासी होता है वो उस संपत्ति पर स्वामित्व रखता है, और दूसरी ओर हिताधिकारी जो होता है जिसके हित के लिए वो न्यास गठित किया गया है उसे भी उस संपत्ति पर स्वामित्व प्राप्त होता है। न्यास संपत्ति पर जो न्यासी का जो स्वामित्व होता है उसे न्यास स्वामित्व कहते हैं, तथा हिताधिकारी का उस संपत्ति पर जो स्वामित्व होता है उसे हितप्रत स्वामित्व कहते हैं। देखा जाए वास्तव में न्यासी का स्वामित्व जो होता है हिताधिकारी बेनिफिशियरी जो है उसके कल्याण के लिए होता है, और वह नाम मात्र का स्वामी होता है न्यासी, वह उस संपत्ति का उपयोग अपने लाभ के लिए नहीं कर सकता है। न्यास संपत्ति का वास्तविक स्वामित्व हिताधिकारियों में निहित होता है, अर्थात वस्तुतः संपत्ति हिताधिकारी की होती है, न कि न्यासी की। न्यासी तो न्यास संपत्ति से संबंधित हिताधिकारी के अधिकारों पर का केवल प्रतिनिधित्व करता है। न्यास की आवश्यकता के विषय में सामंत कहते हैं कि इसका प्रमुख उद्देश्य उन व्यक्तियों के अधिकारों और हितों का संरक्षण करना होता है जो किसी कारण से स्वयं अपने हितों का संरक्षण करने में असमर्थ होते हैं। जिन व्यक्तियों को न्यास द्वारा संरक्षण दिया जा सकता है उन्हें 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला तो है अजन्मे व्यक्ति, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनका अभी जन्म नहीं हुआ है। ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व के यथायोग्य प्रबंध तथा संरक्षण के लिए उसे न्यासियों में निहित कर दिया जाता है जो उसकी उचित व्यवस्था करते हैं। दूसरा है शिशु, पागल या अन्य असक्षम व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों
को संपत्ति के संरक्षण के लिए न्यास का निर्माण हो सकता है, क्योंकि वह स्वयं अपने संपत्ति की रक्षा और संरक्षण करने में असमर्थ होते हैं। तीसरा है किसी संपत्ति में समान हित रखने वाले अनेक व्यक्ति। यदि किसी संपत्ति में समान हित रखने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है तो असंख्य सहस्वामियों के कारण संपत्ति के प्रबंध में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है। अतः ऐसी संपत्ति को प्राय किसी न्यासी या न्यासियों में निहित कर दिया जाता है जो उसका प्रबंध इन असंख्य व्यक्तियों के हित में उनकी ओर से करते हैं। चौथा है किसी संपत्ति में परस्पर विरोधी हित रखने वाले व्यक्ति। यदि किसी संपत्ति में व्यक्तियों के परस्पर विरोधी हित निहित हों तो ऐसी संपत्ति को विनाश की दृष्टि से बचाने की दृष्टि से उसे न्यासियों में निहित करना उचित होता है, जो उस संपत्ति की उचित देखभाल परस्पर ही विरोधी हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लाभ के लिए करते हैं। अब अगला जो वर्गीकरण है इसका विधिक स्वामित्व और साम्यिक स्वामित्व, लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप। विधिक स्वामित्व और साम्यिक स्वामित्व का भेद मूलतः इंग्लैंड के कॉमन लॉ तथा साम्य विधि पर आधारित है। कभी कभी एक ही वस्तु पर एक व्यक्ति का विधिक स्वामित्व हो रहा होता है और दूसरे का उस पर साम्यिक स्वामित्व हो सकता है। जैसे किसी न्यासी का स्वामित्व जो है वो विधिक स्वामित्व होगा, जबकि हिताधिकारी का जो स्वामित्व है वह साम्य द्वारा मान्य होने के कारण साम्यिक स्वामित्व कहा जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि जिस स्वामित्व का उद्भव कॉमन लॉ के द्वारा होता है उसे विधिक स्वामित्व कहते हैं, और जिस स्वामित्व की उत्पत्ति साम्य के नियमों से हुई है उसे साम्यिक स्वामित्व कहा जाता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि कॉमन लॉ ने साम्यिक स्वामित्व को मान्य नहीं किया था, इसे केवल चांसरी न्यायालय ने ही मान्यता प्रदान की थी। और अंतिम है निहित स्वामित्व तथा समाश्रित स्वामित्व, वेस्टेड एंड कॉन्टिग्नेंट ओनरशिप। स्वामित्व निहित भी हो सकता है और समाश्रित भी। यदि स्वामित्व प्राप्त करने के लिए सभी बातें पूर्ण हो जाती है तथा स्वामी का हक पहले से ही पूर्ण होता है तो वह स्वामित्व निहित स्वामित्व कहलाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित कर देता है तो दूसरे व्यक्ति को उस संपत्ति पर निहित स्वामित्व प्राप्त होगा। परंतु यदि स्वामित्व प्राप्त करने से संबंधित कुछ बातें घटित हो जाती हैं लेकिन कुछ का घटित होना या घटित न होना शेष रह जाता है तो ऐसा स्वामित्व समाश्रित स्वामित्व कहलाता है। निहित स्वामित्व में स्वामी को पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है, जबकि समाश्रित स्वामित्व में केवल सशर्त स्वामित्व का अधिकार प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य यह है कि समाश्रित स्वामित्व में संपत्ति का स्वामित्व किसी विनिर्दिष्ट स्पेसिफिक अनिश्चित घटना के घटने या न घटने पर ही स्वामी में निहित होता है। स्वामी का समाश्रित स्वामित्व विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने या न होने पर निहित स्वामित्व में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो समाश्रित स्वामित्व है वो निहित स्वामित्व में परिवर्तित हो जाता है। समाश्रित स्वामित्व के संदर्भ में एक बात और है कि यह स्वामित्व दो शर्तों पर निर्भर करता है। पूर्वभाव्य शर्त कंडीशन प्रीसिडेंट और उत्तरभाव्य शर्त यानी कंडीशन सब्सिक्वेंट। पूर्वभाव शर्त ऐसी शर्त हैं जिसके पूर्ति होने पर अधूरा हक पूरा हो जाता है। पूर्वभाव्य शर्त की दशा में जो अधिकार पहले ही सशर्त अर्जित किया गया होता है वही पूर्ण रूप से अर्जित हो जाता है। इसके विपरीत उत्तरभाव्य शर्त ऐसी शर्त होती है जिसकी पूर्ति होने पर हक का लोप हो जाता है, अर्थात वह नष्ट हो जाता है। इसे एक उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति अपनी पत्नी के लिए इस शर्त पर छोड़ जाता है कि यदि वह पुनर्विवाह कर लेती है तो वह संपत्ति उसकी पत्नी को ना मिलकर उसके पुत्रों को, जो उस वसीयतकर्ता के पुत्रों को चली जाएगी। तो इस दशा में पत्नी का उस पर निहित स्वामित्व है और वसीयतकर्ता के पुत्र उस संपत्ति पर समाश्रित स्वामित्व रखेंगे।
यहाँ पत्नी के पुनर्विवाह की शर्त उसके स्वयं के निहित स्वामित्व के संदर्भ में उत्तरभाव्य शर्त है, जबकि वसीयतकर्ता के पुत्रों के समाश्रित स्वामित्व के संबंध में वह पूर्वभाव्य शर्त है। यदि पत्नी पुनर्विवाह करती है तो उसके निहित स्वामित्व का लोप हो जाएगा तथा पुत्रों का समाश्रित स्वामित्व निहित स्वामित्व में परिवर्तित हो जाएगा और वे उस संपत्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार ये 5 जो काइंड्स हैं वो स्वामित्व के प्रमुख प्रकार हैं, जिनमें है मूर्त और अमूर्त स्वामित्व, एकल और सह स्वामित्व, विधिक और साम्यिक स्वामित्व, न्यास और हितप्रत स्वामित्व और निहित और समाश्रित स्वामित्व। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।